नमस्कार दोस्तों, डेट आज की है 12 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल से। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ब्रिटिश ईरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं जैसे आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, इन सबको चेंज करने के लिए सरकार ने पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किए हैं, डिटेल से जानेंगे। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें बताया गया है पॉवर्टी कम हुई है। रूरल एरियाज़ में क्या वास्तव में डेवलपमेंट आई है, क्या चैलेंजेस और कंसर्न है, ये जानेंगे। बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी से संबंधित। डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है इनफॉर्मल इकोनॉमी से संबंधित। आज वैसे देखो वीडियो काफ़ी जल्दी पब्लिश हो गया, 8 बजे ही सुबह। फैमिली में इमरजेंसी है और जल्दी पहुंचना ज़रूरी है, रह जाता हमारा वीडियो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ब्रिटिश ईरा के क्रिमिनल लॉज में बदलाव करने के लिए सरकार ने 3 नए बिल्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए हैं। वो बिल्स क्या हैं, क्यों सरकार ब्रिटिश ईरा के क्रिमिनल लॉज में बदलाव करना चाहती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी क्या है? इंडियन पिनल कोड 1860। देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन कवर करते चलते हैं। आईपीसी देखो डिफाइन करता है अलग अलग क्रिमिनल ऑफेंसेस को, यानी अलग अलग जो क्रिमिनल अपराध है ना, जैसे चोरी, मर्डर, रेप, इन सब को डिफाइन करता है आईपीसी। और ये भी बताता है उस अपराध के करने पर अपराधी को कितनी सज़ा मिलेगी, कितना पनिशमेंट मिलेगा। जैसे देखो 302 है, 302 मर्डर से संबंधित है। अगर कोई अपराधी मर्डर करता है, अगर कोई पर्सन मर्डर करता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, उम्र कैद हो सकती है। तो इसी प्रकार से आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस हैं, चोरी के लिए अलग, मर्डर के लिए अलग, रेप के लिए अलग, और सब में पनिशमेंट भी डिफाइन की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1898। ये क्या है? सीआरपीसी देखो पूरा प्रोसीजर बताता है कि किसी भी केस को किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, फॉर एग्जांपल पुलिस के द्वारा, कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे पुलिस किसी केस की जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैसे ट्रायल चलेगा कोर्ट में, सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीआरपीसी सेक्शन 173, ये सेक्शन कहता है इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के बाद पुलिस को ना मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, जिसमें पुलिस सब कुछ बताती है, इस क्राइम से संबंधित हमने ये एविडेंस कलेक्ट किए हैं, और रेकमेंड करती है कि हमारा फर्दर एक्शन ये होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सारे ब्रिटिश ईरा के लॉज हैं ये। देखो ये इंडियन एविडेंस एक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स में, जैसे कोर्ट में सुनवाई चलती है ना, तो उस समय बताता है कौन सा एविडेंस जो है, कौन सा सबूत जो है वो एडमिसिबल है, मतलब कोर्ट में मान्य है, कौन सा नहीं है। विटनेस की टेस्टिमनीज कब ली जाएंगी, सारी की सारी जो डिटेल्स है ना, सारे रूल्स बताए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। जैसे सेक्शन 32 ये कहता है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसका देखो एक्सीडेंट हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन बेड पे है, मरने की हालत में है। उस समय ए ने स्टेटमेंट दे दी कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार बी पर्सन है, बी ने जानबूझ के मेरे पे टक्कर मारी, मेरी कार पर, तो आरोप लगाया बी पर। बाद में ए की डेथ हो गई, तो फिर ए की जो स्टेटमेंट है ना, जो मरने से पहले दी थी, वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल है। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कई बार आत्महत्या करने से पहले कोई पर्सन स्टेटमेंट दे के चला जाता है, तो वो एक सबूत का काम करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या सबूत मान्य है कोर्ट में, क्या नहीं है, सब का सब आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। अब देखो ये जो एक्ट है ना, बहुत पुराने हो गए हैं, इनमें बदलाव की आवश्यकता है। इसी वजह से सरकार ने अच्छा काम किया। सरकार 3 नए बिल लेके आई है पार्लियामेंट में। आप ये स्लाइड ध्यान से देखिए। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, ये रिप्लेस करेगा, अगर एक्ट बन गया, इंडियन पिनल कोड 1860 को। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023,
ये रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1898 को। उसके बाद भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। सरकार ने क्या आर्गुमेंट दिया है, क्यों सरकार पुराने ब्रिटिश ईरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें बदलाव लाना चाहती है। आर्गुमेंट देखिए, शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। देखो पुराने ब्रिटिश ईरा के जो क्रिमिनल लॉज है ना, ये फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट पर कि जिसने अपराध किया है उसको पनिश किया जाए, लेकिन जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, इस एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया जाता पुराने ब्रिटिश क्रिमिनल लॉज के द्वारा। लेकिन अब जो नए बिल आए हैं ना, ये अपराधी को अपराध तो दिलाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ विक्टिम को जस्टिस दिलाने पर फोकस होगा, इंडियन सिटीजन्स के वेलबींग पे फोकस होगा, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने पर फोकस होगा जिनके साथ क्राइम हुआ है। नेक्स्ट आर्गुमेंट देखिए, देखो ये पुराने जो ब्रिटिश इरा के लॉज है ना, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जाहिर तौर पे देखो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे, अपने फायदे के लिए लाए गए थे, उनको बस अपना फायदा दिखता था। बट आज के इंडिया के हिसाब से जिसमें मॉडर्न प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, सिटीजन प्रोटेक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए नए कानून हमारे देश में लाने की आवश्यकता है। बहुत देर हो गई है, लेकिन देर से जागी सरकार वो अच्छी बात है। मतलब आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, आज तक कोई भी सरकार नहीं लेके आई, अब जाके इतने 75 ईयर्स की आज़ादी के बाद ये बिल आए हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है, देखो बहुत सारे ना कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, क्राइम अगेंस्ट माइनर्स, ये ना पुराने लॉज में ना ज़्यादा एड्रेस्ड नहीं थे। मतलब इनके बारे में, जैसे मॉब लिंचिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं था पुराने क्रिमिनल लॉज में। पुराने तो नहीं कह सकते, अभी भी हैं ही हैं, क्योंकि जो बिल प्रेजेंट किए गए हैं अभी तो पास नहीं हुए ना, लेकिन समझने के लिए आप समझ जाइए। तो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज है ना, इनमें ये सब इश्यूज नहीं एड्रेस थे, मॉब लिंचिंग, क्राइम अगेंस्ट माइनर्स। और सरकार का ये भी कहना है, हम सिटीजन्स को एम्पावर करना चाहते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल सेक्शंस को हटा के, जैसे सिडिशन है। सिडिशन बहुत कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, अनेकों बार हमने भी आर्टिकल डिस्कस किया है कि सिडिशन का जो प्रोविज़न है आईपीसी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका गलत इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि आरोप ये भी लग रहा है कि सरकार ने सिडिशन की जगह बिल में एक और प्रोविज़न किया है, वो सिडिशन की तरह ही है। नेक्स्ट है इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी। नए जो प्रोविजंस होंगे वो देखो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, फॉर एग्जांपल पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। प्रॉपर टाइमलाइन दी जाएगी कि कोई क्राइम होता है तो इतने समय के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, इतने समय के अंदर आपको कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी है, और इतने समय में जुडिशियल वर्डिक्ट आना चाहिए। तो इससे डिले नहीं होगा, सिस्टम का मैनिपुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है नए बिल्स में। जैसे देखो विक्टिम के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जाती है ना, उसकी अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, मतलब मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और जैसे ही क्राइम हुआ वहाँ पर फोरेंसिक टीम जाएगी ही जाएगी। अभी तो कई क्राइम्स में जाती है, कई में नहीं जाती है, लेकिन फोरेंसिक टीम जाएगी क्राइम होने पे। इससे देखो फ़ायदा होगा, इन छोटी छोटी चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी आएगी, एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में जो स्टेटमेंट दी गई है, कम जो विटनेस हैं वो पलटेंगे अपनी स्टेटमेंट से। नेक्स्ट, प्रमोटिंग फेयर ट्रायल। प्रमोटिंग फेयर ट्रायल में देखो पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है कि जो आरोपी होता है ना, जो अक्यूज्ड होता है, वो भाग जाता है क्राइम होने के बाद। अब उसकी एब्सेंस में ना ट्रायल नहीं चल पाता, तो इसलिए मामला लटक जाता है, लंबा चलता है। बट नए बिल में प्रोविजन ये होगा, इवन एक्यूज्ड की एब्सेंस में भी ट्रायल चल सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट। भारतीय सुरक्षा संहिता बिल 2023, ये बिल ना एक टारगेट रखता है कि हम 90% कन्विक्शन रेट अचीव करेंगे। अभी कन्विक्शन रेट ना बहुत कम है, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं लेकिन फाइनल कन्विक्शन नहीं होता। तो एम्बिशियस टारगेट भारतीय सुरक्षा संहिता बिल 2023 के द्वारा रखा जाता है कि हम 90% कन्विक्शन रेट अचीव करेंगे। अब लास्ट में दो और पॉइंट्स हैं। एक तो ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस हम कर ही चुके हैं, चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए नए बिल्स लाए गए हैं। जैसे आजकल ना चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सब काफ़ी होने लगे हैं।
तो जिस प्रकार का क्राइम का ट्रेंड है उस प्रकार से ये जो बिल हैं लाए गए हैं। और सबसे लास्ट में रिस्टोरिंग ट्रस्ट जनता का बहुत ज़्यादा कम हो गया था। उनको लगता था कि यार पुलिस ठीक से जांच नहीं करती, कानून काफ़ी पुराने हैं, जुडिशरी में भी केस चलते रहते हैं, लंबे लटक जाते हैं। तो नए बिल्स अगर एक्ट बन गए तो जनता का जो ट्रस्ट है एक बार फिर से बनेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर। देखो अभी तो सिर्फ बिल्स आए हैं पार्लियामेंट में और सरकार ने बिल्स को भेज दिया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, वो बिल के हर एक क्लास को डिटेल से डिस्कस करेगी। होम मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा टेस्टिफाई करने के लिए कि आप बताइए आपकी क्या राय है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे देखो वकील हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जूरिस्ट हैं यानी जजेस हैं, ये इन सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा। आपकी क्या राय है, हम बिल लेके आए हैं, जो भी रिकमेंडेशन आप देना चाहते हो दे दो। तो बाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देगी सरकार को कि देखो हम ये रिकमेंडेशन कर रहे हैं, अब बताइए आपको क्या करना है। तो सामान्यतः सरकार पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को मान लेती है और फिर बदलाव करके बिल फिर से प्रेजेंट करती है और वो बिल पास हो जाता है। और ये देखो जिन ब्रिटिश इरा के क्रिमिनल लॉज की हम बात कर रहे हैं ना, इनको रिप्लेस करने के लिए जो नए बिल लाए गए हैं उनको पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है, दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता है। लेकिन लोकसभा की जो टर्म है ना, करंट लोकसभा की टर्म खत्म हो रही है मई 2024 में। उससे पहले पहले सरकार को ये बिल्स पास करवाने होंगे दोनों हाउसेस में। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि सरकार इंप्लीमेंट कैसे करेगी, मतलब पूरे देश में इतना बड़ा बदलाव आएगा, इवन पुलिस को समझने में इतना टाइम लग जाएगा, क्या नए सेक्शन आए हैं, कैसे जांच करनी है। सरकार देखो फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट कर सकती है नए बिल्स को। एक बार अगर पास हो गए तो फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकती है, बजाय इसके कि एक ही बार में एक ही दिन में सब कुछ चेंज हो जाए। समय तो देखो लगेगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी देश में। पुलिस वालों तक, लोअर रैंक तक नई चीज़ों को पहुंचाना, इसमें समय लगता है। ये कुछ बातें अमित शाह ने बोली जो होम मिनिस्टर हैं बिल को प्रेजेंट करते वक्त, कि नए जो बिल आए हैं उनमें ये सारे प्रोविज़न होंगे, जो भाग जाते हैं ना क्राइम करके, उनके खिलाफ कानून सख्त होगा। जो क्राइम वाली साइट है वहाँ पे फोरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में यानी रेप के मामले में मौत की सज़ा का होगा प्रावधान। सिडिशन का जो कानून है वो रद्द होगा। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जो केस चलता है ना, उसके लिए अप्रूवल लेना होता है, एक तय सीमा में अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ केस चलाना है तो सालों साल लग गए अप्रूवल लेने में ही, ऐसा नहीं होगा, एक तय सीमा में अप्रूवल मिलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्रिमिनल लॉज में बदलाव से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और इंडिया में रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। जीएस पेपर 1 में जो पॉवर्टी वाला टॉपिक है ना, वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फॉर इंडिया। इसके अनुसार इंडिया में गरीबी काफ़ी कम हुई है। 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में पॉवर्टी हमारे देश में कम हो गई है। पहले 24.85% थी, अब घट के हो गई है 14.96%। 135.5 मिलियन लोगों ने छलांग मार ली है, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं। और जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, ये ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के आधार पर तैयार किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो पॉजिटिव चेंज तो रूरल एरियाज में देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आज के समय में रूरल एरियाज में आप देखोगे ज़्यादातर जो घर हैं या तो पक्का है या फिर सेमी पक्का है। पहले तो मिट्टी और गारे से बने घरों की संख्या काफ़ी हुआ करती थी। और इस दिशा में बताइए सरकार की कौन सी स्कीम काफ़ी अच्छी रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना ने अच्छा काम किया है। उसके बाद
सेल फोन का यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इवन रूरल एरियाज़ में भी। मतलब बड़ी संख्या ऐसी है आज के समय में रूरल एरियाज़ में जो स्मार्ट डिवाइसेस को ऑन करती हैं। इंटरनेट पहले रूरल एरियाज़ में काफ़ी कम हुआ करता था, काफ़ी वीक कनेक्टिविटी हुआ करती थी, बट अब बढ़ी है। इवन देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात आप कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी पहले रूरल एरियाज़ में नेटवर्क काफ़ी कम हुआ करता था और बिजली आती भी कम थी रूरल एरियाज़ में। देखो सच्चाई तो ये है 24 घंटे तो रूरल एरियाज़ में बिजली आज भी नहीं आती, बट नेटवर्क बहुत इंक्रीज हो गया है। और इसके लिए बताइए कौन सी सरकार की स्कीम ने अच्छा काम किया? सौभाग्य स्कीम है एक, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इस सौभाग्य स्कीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आज आपको रूरल एरियाज़ में साइकिल के बजाय मोटर बाइक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके साथ साथ पहले ना गांव में ग्रोसरी की इतनी शॉप्स नहीं हुआ करती थी। गांव के नज़दीक कोई छोटा शहर होता था और वहाँ पे गांव वाले जाया करते थे हर छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए। बट देखो अब ऐसा नहीं है। मतलब ब्रांडेड कंज्यूमर गुड्स अब गांव में ही अवेलेबल हैं। गांव के लोगों को दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट है गर्ल्स एजुकेशन एंड मॉडर्न वेडिंग प्रैक्टिसेस। गर्ल्स एजुकेशन को लेके काफ़ी अवेयरनेस आई है। पहले लड़कियों को नहीं पढ़वाते थे, लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस आई है कि लड़कियों को पढ़वाना है। इवन शादी समारोह में हर कोई आज के समय में डीजे सिस्टम और वीडियोग्राफी का इस्तेमाल करने लगा है। पहले एलीट लोग ही ऐसा कर पाते थे। आपके मन में आया होगा कि सर क्या ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो? बात देखो ठीक है, राइटर ने जो पॉइंट्स दिए हैं ना वो ऐसे हैं जो मतलब उतने ज़्यादा शायद फॉर्मल पॉइंट्स नहीं हैं जो आंसर्स में हम लिखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ये। अगर कॉन्क्रीट पॉइंट्स लिखने हो तो आप ये सब लिखोगे कि सैनिटेशन को लेके गांव में काफ़ी अवेयरनेस आई है क्योंकि सरकार ने टॉयलेट्स बनाए हैं। बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं, मैं आंकड़ा आपको बता भी देता हूँ। ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा विलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है कि वहाँ पे अब कोई खुले में शौच नहीं जाता। और इसके साथ साथ इसके लिए सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की थी उसका नाम भी अब मैं आपको बता देता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसके अलावा आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो, पहले से कहीं ज़्यादा लोग आज के समय में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कौन सी स्कीम सरकार ने लॉन्च की? इसके लिए उज्ज्वला स्कीम सरकार ने लॉन्च की। हालांकि एलपीजी का कंजम्पशन घटा है, इससे संबंधित एक स्पेशल आर्टिकल हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते। और क्या पॉइंट्स आप लिखोगे कि रूरल एरियाज में पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है? आप डाइवर्सिफाइड इनकम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकते हो, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स चली हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चला है, तो इनकी सहायता से नॉन फार्म जॉब्स भी थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं रूरल एरियाज में। ज़्यादा नहीं है, हालांकि ये हम पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलती है रूरल एरियाज में। तो ये तो हमने साइंस देखे रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के, बट अब कुछ कंसर्न्स एंड चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहले है रूरल अर्बन माइग्रेशन। मतलब बहुत सारे ताले लगे हुए घर आप देख सकते हो रूरल एरियाज में। जैसे उत्तराखंड में तो पहाड़ी एरिया में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग अपना गांव छोड़ के चले गए हैं शहरों में। गांव में फिर फर्क ये पड़ता है, फार्मिंग के लिए ना लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। इवन सब्जी उगानी है, लेबर अवेलेबल नहीं है, तो फार्मर्स का ना एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेबर नहीं है काम करने के लिए। इसलिए कई बार क्या होता है, बड़े जो किसान हैं अपने लैंड को ना लीज पे दे देते हैं, खुद खेती नहीं करना चाहते। लेकिन अब देखो, जिसको भी लैंड पे लीज पे देंगे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। उसको पता है कि ज़मीन तो मेरी है नहीं, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा ज़मीन में। ठीक है। नेक्स्ट है एडिक्शन टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये गुटखा, टोबैको, शराब, ये सब चीज़ें गांव में बहुत चलती है। मतलब कल्चर पहले के अपेक्षा कर काफ़ी चेंज हुआ है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से संबंधित हैं। हर गांव में आज के समय में लिकर अवेलेबल है, शराब अवेलेबल है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो देसी या विदेशी, या फिर वो जो बनाई जाती है फर्जी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से, वो वाली।
तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने लगे हैं ना बहुत सारे गांव के लोग, इससे उनकी वर्क कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी असर पड़ा है। नेक्स्ट है डिजिटल एडिक्शन। ये पॉइंट तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। लोग मोबाइल फ़ोन पे शॉर्ट्स वगैरह बहुत देखते हैं, एडिक्शन हो गया है शॉर्ट्स वगैरह देखने का। इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। और डिजिटल एडिक्शन की वजह से ना मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहें बहुत जल्दी से फैलती हैं। नेक्स्ट है हाइजीन एंड सैनिटेशन। देखो ये बात सच है कि घर घर टॉयलेट बने हैं, बट कॉमन एरियाज में अभी भी काफ़ी गंदगी मिलती है। गांव में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वेस्ट इकट्ठा करने के लिए कई बार व्यवस्था नहीं होती। तो पूरे गांव के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का होना, ये चीज़ें अभी भी कम देखने को मिलती हैं गांव में। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? गांव के नज़दीक ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज किया जाए, कैसे न कैसे करके, ताकि गांव वालों को अपना गांव छोड़ के शहर में ना आना पड़े। सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स एंड लीकर की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करे। एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ के लिए अवेयरनेस चलाई जाए, ताकि लोग सोच समझ के इंटरनेट का इस्तेमाल करें। नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक पॉइंट्स नहीं है, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्च स्वच्छ अभियान 2.0। मतलब हर घर में तो टॉयलेट आ गया, लेकिन विलेज लेवल पे बढ़िया से वेस्ट को मैनेज किया जाए, इसके लिए स्वच्छ अभियान 2.0 लॉन्च होना चाहिए। नीति आयोग का क्या रोल हो सकता है इन सॉल्यूशंस में? नीति आयोग देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। फोकस देखो इस चीज पे भी होना चाहिए कि गांव में लोगों का जो पर्सनल लाइफस्टाइल है ना, उसमें इंप्रूवमेंट आए। ये बहुत जरूरी है गांव में अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंप्रूवमेंट के लिए। ये क्वेश्चन भी है जो देख लीजिए, आपको अटेम्प्ट करना है। बड़ा क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स से संबंधित है। थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है, डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। शुरू में तो एक स्टोरी बताई जाती है। पिंकी जो कुक का काम करती थी महाराष्ट्र के थाने में, एकदम से लॉकडाउन लग गया, 9 घरों में काम करती थी, सब ने मना कर दिया। कुछ घरों ने थोड़े बहुत पैसे दिए कंपनसेशन के तौर पे कि एकदम से हमने आपको आने के लिए मना कर दिया है, लेकिन सबने नहीं दिए, और जिन्होंने दिए वो भी थोड़े बहुत दिए। आमतौर पे किसी फॉर्मल कंपनी में जब कोई बंदा काम करता है तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जॉब से निकाला भी जाता है तो प्रॉपर नोटिस और सीवरेंस पैकेज के बाद निकाला जाता है। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर के साथ काफ़ी बुरा होता है। उन्हें तो ऐसे बोल दिया जाता है, बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि दोपहर में ही 12 बजे ही बोल दिया गया कि अभी के अभी काम छोड़ के चले जाओ। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे देश में लाखों डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा है। बट देखो डोमेस्टिक वर्कर्स जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, कोई डेटा नहीं कितनी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। संख्या ज़्यादा है इसलिए बहुत बार मनमानी की जाती है, वेजेस कम दिए जाते हैं। अनेकों बार हम ऐसा देखते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ टॉर्चर की खबरें आती हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स के पास कोई अधिकार नहीं होते। तो ये आर्टिकल में कंटेक्स्ट बताया जाता है। अब थोड़ा बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फॉर्मल इकोनॉमी एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस बताओगे? एक एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। फॉर्मल इकोनॉमी का एग्जांपल है जैसे TCS कंपनी, और इनफॉर्मल इकोनॉमी का एग्जांपल है जैसे देखो रोड साइड कोई चाय पकौड़ों की दुकान है जिसमें 4-5 लोग काम करते हैं। अब देखो अगर आप TCS ज्वाइन करोगे, प्रॉपर आपको ऑफर लेटर मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा इतनी सैलरी आपको मिलेगी, ये इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, और वहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो प्री डिफाइंड वर्किंग कंडीशंस में आपको काम करना है। मतलब इतने घंटे काम करना है। वो बात अलग है, टाइमिंग चेंज हो सकती है। एक हफ्ते 2 से 7 टाइमिंग है, अगले हफ्ते हो सकता है 7 से 4 टाइमिंग है, लेकिन रोड साइड ढाबा की तरह नहीं जो कि इनफॉर्मल होता है। अब आप बताइए, रोड साइड चाय की दुकान पे कोई काम करता है तो क्या वो लीगल एग्रीमेंट करता है एम्प्लॉयर के साथ में? नहीं। क्या उसको सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलता है, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब चीज़ें? नहीं। क्या उसको वेजेस एक निश्चित डेट पे मिलते हैं? नहीं। TCS में तो ऐसा है ना कि आपको जैसे
1 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो देखो, रोड साइड जो चाय की दुकान है वो तो एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो चाहे 2 महीने की सैलरी एक साथ दे, 3 महीने की सैलरी रोक के रखे। समझ रहे हो? तो ये एग्जाम्पल है फॉर्मल इकोनॉमी का और इनफॉर्मल इकोनॉमी का। फर्क से देखो एक चीज साफ है, फॉर्मल इकोनॉमी जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही ज्यादा फायदा है। क्योंकि देखो, एक तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो फर्म्स होती है ना वो रजिस्टर्ड नहीं होती। रजिस्टर्ड नहीं होती तो एक तरफ जहां सरकार उनको रेगुलेट नहीं कर पाती तो जो वर्कर्स हैं उनका तो एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। इसके साथ साथ वो फर्म्स टैक्स भी तो नहीं देती ना। लेकिन जो ये टीसीएस जैसी कंपनीज हैं जो फॉर्मल सेक्टर में आती हैं, वहां पे सरकार प्रॉपर रेगुलेट करती है चीजों को, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, इन फर्म्स को प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है। इसलिए हर एक सरकार की कोशिश होती है कि इनफॉर्मल फर्म्स ना हो, जितनी भी फर्म्स हो वो फॉर्मल सेक्टर में काम करें, ताकि सरकार उनको अच्छे से रेगुलेट कर सके और समय आने पर अगर उनको इंसेंटिवाइज करना है, कुछ स्कीम्स का लाभ देना है, तो स्कीम्स का लाभ भी दिया जा सके। अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म होगी, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, तो वो सरकार की स्कीम का लाभ कैसे ले पाएगी, है ना? तो इसीलिए सरकार 2016 से ही प्रयास कर रही है कि कैसे ना कैसे करके हमारे देश की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा फर्म्स को फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए। कुछ प्रयास देखो इस प्रकार से हैं, जैसे डिमोनेटाइज सरकार ने किया, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी सरकार लाई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सरकार ने ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज कर दिया है, यानी कैश में ट्रांजैक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको भी अलग अलग पोर्टल्स पर रजिस्टर किया जा रहा है। तो ये सरकार के सारे प्रयास हैं देश की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, यानी फॉर्मल सेक्टर में लाने का। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जब देखो सरकार इतने प्रयास कर रही है कि जो फर्म्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएं, तो फिर सरकार के ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आगे डेटा भी आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं 90% जो हमारे देश की फर्म्स है ना अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? आखिरकार क्यों इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहती? अब देखो, इसके पीछे एक एस्पेक्ट तो ये है जो आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस ये बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स फॉर्मल सेक्टर में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में स्टेट का रेगुलेशन काफी ज्यादा होता है। रेगुलेशन मतलब आप ये रिपोर्ट फाइल करो, अपने आप को रजिस्टर करवाओ, ये करो वो करो। तो छोटी छोटी फर्म्स को ये लगता है अगर हमने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया तो सरकार हमें बहुत तंग करेगी, लेबर को हम आसानी से हटा नहीं सकेंगे, बहुत सारी चीजें हमें सरकार की माननी पड़ेगी अगर हम फॉर्मल सेक्टर में आ गए। एक तो ये चीज है जो कि मानना है आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस का। हालांकि देखो, उन्हें यह भी लगता है जाहिर तौर पर फॉर्मल सेक्टर में आए तो हमें सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर अभी इनफॉर्मल सेक्टर में हैं तो वैसे ही काम कर रहे हैं, सरकार की नजर से बचे हुए हैं और सरकार को टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। तो टैक्स बचाने के चक्कर में, रेगुलेशन से बचने के चक्कर में जो इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स है ना वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहती। सरकार भी इस बात को मानती है, इसीलिए सरकार ने ना पिछले कुछ सालों में काफी सारे स्टेप्स लिए हैं कि अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। कि कोई इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म फॉर्मल सेक्टर में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है तो स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। बिजनेस कंडक्ट भी सरकार ने काफी ज्यादा आसान बना दिया है। मतलब अब सरकार थोड़ा कम रेगुलेशन करती है, पहले काफी ज्यादा रेगुलेशन करती थी। सरकार ने तो इवन सेल्फ इंस्पेक्शन का रूल भी लाया है। आपको पता है लेबर लॉज में पहले कभी भी जो लेबर इंस्पेक्टर है वो रेड डाल दिया करते थे जांचने के लिए कि लेबर किस कंडीशंस में काम कर रही है, लेकिन अब सरकार का रूल है सेल्फ इंस्पेक्शन का, मतलब खुद ही इंस्पेक्ट करो और रिपोर्ट फाइल कर दो। ये तो देखो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे ऐसे काफी तरह के स्टेप्स लिए हैं सरकार ने ताकि इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स को ये ना लगे कि फॉर्मल सेक्टर में हम जाएंगे तो हमारे ऊपर कंप्लायंस बर्डन जो है बढ़ जाएगा। कंप्लायंस बर्डन मतलब उनको बहुत सारे गैर जरूरी काम करने पड़ेंगे जो उनके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। तो सरकार ने कंप्लायंस काफी ज्यादा आसान बना दिया है। इसके अलावा देखो सरकार मिड 1980s से लेके अभी तक काफी सारे टैक्स रिफॉर्म्स भी लेके आई है ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्म्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आके काम करें। बट एक गलती जानते हो सरकार ने क्या की? सरकार को यह लगता था हमारे देश में बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं,
जो लेबर इंटेंसिव हैं, मतलब वो बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं। तो सरकार ने ऐसी छोटी छोटी फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाए, उनको फिस्कल कंसेशंस दिए, जबकि दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी फर्म्स थीं उनको तो सरकार, मतलब वो ओपन करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इसका नतीजा पता क्या निकला? जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी ना, वो भी बहुत सारे तो कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी स्मॉल फर्म्स को कि आप कर लीजिए, हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग चलने लग गई। जो फॉर्मल सेक्टर में बड़ी फर्म है जो लाइसेंस लेके काम कर रही है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट दे देती स्मॉल फर्म्स को, उनसे करवा लेती, क्योंकि बड़ी फर्म्स को ये लगता था कि हमारे ऊपर तो इतना सारा रेगुलेशन है, लेबर हम आसानी से हटा नहीं सकते, लेकिन छोटी फर्म जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे, तो हमारा काम ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा, कम पैसों में हो जाएगा। तो इससे देखो सरकार जो चीज़ चाहती थी ना कि एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट तो प्रोटेक्ट हुआ, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि जो छोटी छोटी फर्म्स है ना, इनको लगने लगा कि फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो सरकार का रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तभी तो ये बड़ी बड़ी फर्म्स हमसे काम करवाती हैं। तो उनको यहीं पे ठीक लगा कि जैसा चल रहा है हमें तो काम मिल ही रहा है बड़ी फर्म से, लेकिन सरकार को तो नुकसान हुआ ना। वो छोटी छोटी फर्म्स जिनको काम तो मिल गया, उन्होंने रोजगार के अवसर भी प्रोवाइड किए, लेकिन वो टैक्स नेट में तो नहीं आती ना, वो इनफॉर्मल है, वो सरकार को कोई टैक्स नहीं देती। तो ये सरकार के लिए चैलेंज ही रहा। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, सिर्फ लीगल और रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहती। एक बहुत ही फेमस स्टडी है इनफॉर्मेलिटी एंड डेवलपमेंट की, ये देखो इस टाइटल से है। इसमें बोला गया है कि इनफॉर्मेलिटी का एक रिलेशन है अंडर डेवलपमेंट के साथ। आप सिंपल भाषा में बोलें, पर कैपिटा इनकम आप मान लीजिए, जैसे जैसे किसी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना, तो इनफॉर्मेलिटी जो है ना वो कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे उस देश में जो इनफॉर्मेलिटी है ना वो कम होती जाती है। इसका एग्जाम्पल आप लीजिए ईस्ट एशिया में जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये देश, इनमें देखो 20वीं सेंचुरी में सेकेंड हाफ में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी तेजी से स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे। इन देशों की इकोनॉमी पहले एग्रेरियन हुआ करती थी, जैसे हमारा देश पहले कृषि प्रधान हुआ करता था, लेकिन ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हुए। तो पहले जो लोग काम किया करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, उनके बच्चे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, तो इन देशों की जो इकोनॉमीज है ना वो फॉर्मलाइज हो गई। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में इनफॉर्मेलिटी कम तो हुई है, लेकिन इनफॉर्मेलिटी के कम होने की जो रेट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है। कितनी ज़्यादा स्लो है उसका अंदाज़ा आप इस डेटा से लगा सकते हो कि पिछले 2 दशकों में काफ़ी स्टेप्स लेने के बावजूद, और हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ी है पिछले 2 दशकों में, 90% वर्कर्स हमारे आज भी देखो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा ये कहता है 75% जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं ना वो तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि आपकी गली में कोई सब्जी बेचने आता है, वेंडर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस प्रकार के जितने हमारे देश में इनफॉर्मल वर्कर्स हैं ना, उनमें से 75% तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो अपना अपना काम करते हैं, या फिर कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, आज कर लिया कल नहीं किया, उस टाइप के। तो कम से कम आधे इनफॉर्मल वर्कर्स ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। हाँ, सरकार की देखो ये कोशिशें हैं ना, अब आप ध्यान से सुनिएगा कंक्लूजन में राइटर कहते हैं सरकार की ये सारी जो कोशिशें हैं ना, ये देखो सिर्फ थोड़ी बहुत इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स को एड्रेस करती हैं। देखो एक तरफ वो फर्म्स हैं जो घर से चल रही हैं, बिल्कुल घर में 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ज़्यादा स्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी उनकी काफ़ी कम है। दूसरी तरफ वो फैक्ट्रीज हैं जो कर तो सारा सिस्टम से रही हैं, मशीन्स भी हैं उनके पास में, वर्कर्स भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, 20-25 हैं, लेकिन वो जानबूझ के फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहते, उन्हें लगता है कि टैक्स देना पड़ेगा। इन दोनों को आप मिक्स मत कीजिए, ये सरकार का मानना है। ये तो चलो आप इनको तो पकड़िए जो फॉर्मल सेक्टर जैसा काम कर रही हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करवाना चाहती इस चक्कर में कि उन्हें टैक्स देना पड़ेगा,
बट ये जो फर्म्स है ना, जो घर से चलती हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, मेनली आप इन पे ध्यान दीजिए। इनको कब फायदा होगा? इनको देखो तब फायदा होगा जब इनको स्किल्स मिलेगी, इनको तब फायदा होगा जब इनके पास कैपिटल होगा। सरकार को चाहिए कि इन छोटी छोटी फर्म्स को, जो घरों से चलती हैं, जिनमें 4-5 लोग काम करते हैं, बिल्कुल इनको कैपिटल दिया जाए आसानी से, बैंकों से इनको स्किल दी जाए ताकि ये सीखें, बड़ा अपनी फर्म को बड़ा करें, माल अच्छे से बेच पाएं। तब जाके ये जो छोटी छोटी फर्म्स है ना, ये फॉर्मल सेक्टर में आना पसंद करेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनफॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल वर्कर्स से संबंधित। और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप जरूर बताइए कैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी को हम फॉर्मल इकोनॉमी बना सकते हैं। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब है? देखो, रैशनैलिटी का मतलब ये है जब कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल महेश, क्रिटिकली सोचता है, मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं डिसीजन लेते वक्त सबको एक्सप्लोर करता है और फिर लॉजिकल मैनर में डिसीजन लेता है, आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर, तो इसका मतलब महेश में रैशनैलिटी है। एग्जाम्पल से आप समझोगे। जैसे देखो, महेश मान लीजिए डीएम है, महामारी फैल गई, तो ऐसे ही नहीं, बिना सोचे समझे महेश यानी डीएम किसी एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देगा। महेश सब कुछ देखेगा कि कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने से नुकसान क्या होगा, क्या इतने केसेस हैं कि अभी इस जोन को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, सब कुछ, वैक्सीन कितनी अवेलेबल है, कैसी अवेलेबल है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है, क्या बीमारी ज़्यादा फैल गई तो कंट्रोल में नहीं आएगी, सारे ऑप्शंस महेश कंसीडर करेगा और उसके बाद फैसला लेगा फैक्ट्स के आधार पर, आर्गुमेंट्स के आधार पर। तो इसका मतलब महेश में रैशनैलिटी है। इवन आप सब लोग, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, आप जो भी डिसीजन लेते हो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हो कि अभी मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आए हैं तो कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा एरिया मेरा वीक है, सब कुछ सोच समझ के आप फैसले लेते हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दीजिए कब आपने रैशनैलिटी को शो किया है। एग्जांपल दीजिए पर्सनल लाइफ से। अब लास्ट में 11 अगस्त को जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे उसकी समरी देख लीजिए। म्यांमार से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। वैसे तो देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, लेकिन हिंदू में चूंकि म्यांमार का था इसलिए टीम ने सिर्फ म्यांमार की समरी बनाई और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को मिस कर दिया। टीम को बोलूँगा मैं, और मैंने टीम को बोला है समरी और ज़्यादा कंसाइज करने के लिए, शायद 2-3 दिन और वो लेंगे धीरे धीरे समरी को कंसाइज करने के लिए, मैं फिर से बोलूँगा उनको। तो म्यांमार से संबंधित आर्टिकल में हमने ये सारी चीज़ डिस्कस की थी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे, और मिलिट्री का कंट्रोल म्यांमार की 30-40% एरिया पर है सिर्फ। एमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने और सू की को छोड़ा जा रहा है। सू की को छोड़ा जाएगा तो अपोजिशन में बिल्कुल वैसे वाली सिचुएशन आ जाएगी कि बट गया अपोजिशन। इंडिया की बात की जाती है, इंडिया वैसे बोलता है हम डेमोक्रेसी के प्रति कमिटेड हैं, बट इंडिया ने बहुत सारे हथियार दिए हैं म्यांमार की जनता गवर्नमेंट को। इंडिया एक प्रकार से आज के समय में प्रैक्टिकल है। म्यांमार में जो आज के समय में फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनके साथ हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की थी, बोला था कि बॉर्डर एरियाज़ में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करो और जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उन पे काम करो। ये सारे पॉइंट्स थे। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है, वो भी हमने डिस्कस किया था। दोनों देशों में इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शन होने वाले हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को ठिकाने लगा दिया गया है वहाँ की आर्मी के द्वारा, और बांग्लादेश में जो अपोजिशन की पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो मांग कर रही है कि न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए, उसके बाद इलेक्शन हो, क्योंकि अवामी लीग की जो लीडर हैं अभी वो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन पे भरोसा नहीं है बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोगों को। क्या स्मार्टफोन्स बैन होने चाहिए स्कूल में? दोनों तरफ के आर्गुमेंट डिस्कस किए थे हमने। यूनेस्को ने ऐसा ऑर्डर जारी किया कुछ दिनों पहले। देखो, पक्ष में ये सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होती है बच्चों की, इमोशनल वेलबींग पे असर पड़ता है, बच्चा दूसरे बच्चों से बात नहीं करता ज़्यादा, इसके अलावा फोकस कमज़ोर हो जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। विपक्ष में ये डिस्कस किया कि आज के बच्चे देखो डिजिटल एज में पैदा हुए हैं, सरकार खुद चाहती है कि थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाए और QR कोड स्कैन करके बच्चे ज़्यादा पढ़ें मोबाइल फ़ोन्स पर। कोविड के बाद तो मोबाइल फ़ोन का चलन बढ़ भी गया है, बैन भी कर दिया तो भी बच्चे तो लेके आएंगे चोरी छुप के और टीचर पकड़ नहीं पाएंगे। तो दूसरे देशों में जैसा होता है ना कि एक एज डिफाइन हो जाती है कि इस एज तक बच्चे
मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, उस एज के बाद कर सकते हैं। वैसा सिस्टम यहाँ भी आना चाहिए। और रेगुलेट करो, आप बैन मत करो, रेगुलेट करो, बच्चों को सिखाओ, क्योंकि स्कूल में ये भी ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद कौन सा आर्टिकल कोई रह गया? सारे हो गए हमारे। मोबाइल फ़ोन वाला हो गया। हाँ, बुलडोजर जस्टिस। बुलडोजर जस्टिस के बारे में बहुत सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए थे कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, और जब तक किसी ने अपराध मतलब साबित ना हो जाए उसे अपराधी नहीं मान सकते। गलत प्रेसिडेंट सेट होता है बुलडोजर जस्टिस से। और बात सिर्फ देखो ये हिंदू मुस्लिम इशू का नहीं है। कल मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के कंटेक्स्ट में इसे ले गए, जबकि देखो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा औरों का भी घर तोड़ा गया है। मतलब देखो इंस्टेंट जस्टिस हमेशा बढ़िया लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खतरनाक है। इंप्रूवमेंट ये आना चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंप्रूव हो, जुडिशरी जल्द से जल्द अपना फैसला दे। ये चीज़ें हैं। ये स्लाइड हमने डिस्कस की थी। राइट टू डिफेंड होना चाहिए आरोपी का, और जुडिशरी के पास राइट है पनिशमेंट देने का, प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल के आर्टिकल्स भी हमने रिवाइज कर लिए। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।